आज के इस सेशन में हम पाइथन में जो फंक्शन है इसके 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, यदि फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट का उपयोग नहीं किया जाता है तो फंक्शन वापस आ जाएगा। मीन्स फंक्शन क्या रिटर्न करता है। मान लीजिए आपने कोई फंक्शन क्रिएट किया और वो फंक्शन किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो डिफ़ॉल्ट रूप से नन को रिटर्न करता है। तो इसमें आप टिक कर देंगे ऑप्शन ए, नन इज़ द राइट आंसर। नन, ट्रू, फॉल्स, ये तीन ऐसे प्राणी हैं जिनका पहला लेटर कैपिटल लेटर में होता है। आइए इस चीज़ को प्रैक्टिकल रूप से एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल में ही पाइथन प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है तो मैंने कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। मोबाइल पे ही आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो मैं ओपन कर लेता हूँ ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को टाइप करेंगे। और मेरा फेवरेट है onlinegdb.com, क्योंकि इसका इंटरफेस अच्छा लगता है। तो इसको हमने यहाँ से साइड कर दिया और यहाँ पे एक फ़ंक्शन क्रिएट करता हूँ। और आपको पता है फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। देन फंक्शन का नाम मैंने रखा, फंक्शन का नाम गब्बर। गब्बर क्या है? फंक्शन का नाम। देन मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट आई एम फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और फंक्शन को कॉल करूँ तो क्या होगा? यहाँ से प्रिंट हो जाएगा भाई आई एम गब्बर, यानी आई एम फंक्शन। बट अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ कि जो ये फंक्शन है, चूँकि हमने जब इस फंक्शन को डिफ़ाइन किया है तो यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है, लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से ये क्या रिटर्न करेगा, इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं x इक्वल कर लेता हूँ गब्बर, और जो वैल्यू आएगी x में उसको मैं यहाँ से प्रिंट कर देता हूँ। तो मैंने लिखा फंक्शन रिटर्नड, स्पेलिंग पे ना जाइएगा, मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, ठीक है, नहीं तो नज़र लग जाएगी ठीक है। तो हमने लिखा फंक्शन रिटर्नड और हमने यहाँ से x की वैल्यू को प्रिंट किया। रन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ चुका है फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या आ चुका है? यहाँ पे आ चुका है आई एम फंक्शन, जो कि यहाँ से है। देन इसके बाद में फंक्शन रिटर्न, ये आपका सेम टू सेम हो गया है। और x में क्या आ गया? नन। तो आपको समझ में आया है कि अगर कोई फंक्शन किसी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है तो डिफ़ॉल्ट रूप से वो नन रिटर्न करता है। बोलो स्वाहा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकेंड, पाइथन में फंक्शन के बेनिफिट्स क्या हैं? आखिर हम लोग फंक्शन का यूज़ करते क्यों हैं? तो पहली बात आपको पता है कि पाइथन में फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। नंबर 2, पाइथन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क करता है। नंबर 3, फंक्शन को आप जितनी बार चाहो उतनी बार कॉल कर सकते हो। मीन्स जो कोड होता है वो रीयूजेबल होता है। नंबर 2, आपके पास एक बड़ा सा प्रोजेक्ट था, उसे आपने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड कर दिया, तो इस केस में क्या होगा? जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी वो सिंपल हो जाती है। नंबर 5, चूँकि आपने फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं तो इस केस में क्या होगा? डिबगिंग करना आसान हो जाएगा। अगर कोई एरर आती है तो उसे आप बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 6, जो कोड होता है ना वो अच्छी तरीके से दिखाई देता है, मीन्स रीडेबल हो जाता है। तो पहला पॉइंट ये है कि जितनी बार आप चाहें उतनी बार फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इट मीन्स आपको वही कोड बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, मीन्स रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन ऑफ कोड, पहला बेनिफिट है। नंबर 2, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हमने क्या किया? सिंपल प्रॉब्लम में तोड़ दिया, तो बेनिफिट ये भी है, डिकम्पोज कर दिया गया। जो कोड की रीडेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इट मीन्स ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? जो ये आपको छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा पाइथन कोड दिया गया है, इसका आउटपुट क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन को डिफ़ाइन किया गया, फंक्शन का नाम क्या है? ए, और यहाँ पर पैरामीटर पास किया गया बी। देन जो कंटेंट बी में आएगा उसके फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू को अपडेट किया गया है 10 से, ठीक है। देन यहाँ पर आ जाता है आउट ऑफ फंक्शन, एक वेरिएबल है सी जिसके अंदर क्या है? लिस्ट, जिसमें 1 2 3 4 ये 4 आइटम्स हैं। देन यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया और एक लिस्ट को पास किया गया। तो सी में ये आइटम्स थे, इन आइटम्स की जो फ़ोटो कॉपी है
मीन्स जो इनका रेफरेंस है वो आ जाएगा बी के पास। इट मीन्स जो बी है इसके पास में 1 2 3 और 4 आ चुका है। आफ्टर दैट कंट्रोल यहाँ पर आएगा, उसने लिखा कि बी इंडेक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 10। ये इंडेक्स क्या हो जाएगा 0, इसका इंडेक्स 2, इसका इंडेक्स 3 और इसका इंडेक्स 4। ठीक है, तो कहना चाह रहा है कि जो बी एरे है, सॉरी जो बी नाम की लिस्ट है उसके 0 इंडेक्स पे आप वैल्यू 10 को अपडेट कर दीजिए। तो 0 इंडेक्स ये है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो जो एरे बनेगा वो क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू 10, 2, 3, 4। आफ्टर दैट यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई प्रिंट करिए आप c को। क्या करना है, प्रिंट करना है c को। तो c को प्रिंट करने पे क्या होगा, चूँकि जो लिस्ट है वो एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में क्या होगा, फंक्शन को कॉल करते समय आपने लिस्ट पास की है तो उसका क्या होगा, उसका रेफरेंस पास होगा, उसका एड्रेस पास होगा। इट मीन्स कि अगर आप फंक्शन के अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्ट है, इफेक्ट है, वो ओरिजिनल लिस्ट में दिखाई देगा। इट मीन्स जो सी है ना, इसमें भी अब 0 इंडेक्स पे क्या आ चुका है, 10 आ चुका है। इट मीन्स यहाँ से प्रिंट करने पे क्या आएगा, 10 2 3 4। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन, कौन सा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इस कोड को मैं बड़े आराम से मोहब्बत के साथ कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जाऊँगा कंपाइलर पे और वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका संकोच ना रह जाए। तो यहाँ पे आ चुका है 10 2 3 एंड 4। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4, निम्न में से कौन सा पाइथन में आईडी फंक्शन का उपयोग है। सबसे पहली बात कि जो आईडी फंक्शन है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। आपसे पूछ लेगा कि आईडी फंक्शन किस प्रकार की वैल्यू को रिटर्न करता है या आईडी का रिटर्न टाइप क्या है, तो आंसर आएगा इंटीजर। ये करता क्या है, तो जो भी आप लोग पाइथन प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उस ऑब्जेक्ट का एक यूनिक नंबर होता है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है, उसको रिटर्न करता है। इट मीन्स आईडी रिटर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आईडी है वो ऑब्जेक्ट की पहचान देता है। आइए इस चीज़ को प्रैक्टिकल रूप से चेकआउट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और एक बनाता हूँ ऑब्जेक्ट लाइक x इज इक्वल टू अपना नाम, सबसे अच्छा अपना नाम ठीक है। और अगर मैं यहाँ से x को प्रिंट करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, जो वैल्यू x में है वो प्रिंट हो जाएगी। बट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई प्रिंट करिए कि जो x नाम का ऑब्जेक्ट है इसको स्पेस जहाँ पर दिया गया है उसका रेफरेंस क्या है, उसकी आईडी क्या है ऑब्जेक्ट की। तो मैंने रन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा दिस इज़ एन यूनिक आइडेंटिटी नंबर जो इस ऑब्जेक्ट के लिए है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 5th, एक फंक्शन है fn नाम का जो एक पैरामीटर वाला है। देन यहाँ से a की वैल्यू को प्रिंट किया गया x इज इक्वल टू 90 और यहाँ से x को कॉल किया गया। तो कॉल करने पे क्या होगा, x की जो वैल्यू है चूँकि इंटीजर है तो इसकी क्या होगी, इसकी यहाँ पे कॉपी आ जाएगी और यहाँ से 90 प्रिंट हो जाएगा। बट यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि जो कोड दिया गया है इस कोड के अकॉर्डिंग इसके बारे में कौन से कथन सही हैं। सबसे पहला है x इज़ आ फॉर्मल आर्गुमेंट। ना, पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि जो x है ना ये फॉर्मल आर्गुमेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप लोग फंक्शन को कॉल करते हो, फंक्शन कॉल करते समय जो आर्गुमेंट पास करते हो, जो वैल्यू पास करते हो, इसको हम प्यार से बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट, या बोल सकते हो एक्चुअल आर्गुमेंट, एक्चुअल आर्गुमेंट, या बोल सकते हैं आप आर्गुमेंट या फिर एक्चुअल आर्गुमेंट। ठीक है, जबकि जहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया गया है और जो आप यहाँ पर बनाते हो वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं प्यार से फॉर्मल पैरामीटर, या बोल सकते हो फॉर्मल आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्गुमेंट, या बोल सकते हो सिंपल पैरामीटर। तो जो पहला ऑप्शन दिया गया है, ओहो, इसमें कहा गया था कि जो x है ना ये फॉर्मल आर्गुमेंट है, जबकि x जो है ये एक्चुअल आर्गुमेंट है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा दिया गया है a इज़ द एक्चुअल आर्गुमेंट, बात बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि एक ऐसा है a फॉर्मल आर्गुमेंट है ना कि एक्चुअल आर्गुमेंट, तो दूसरा भी नहीं सही होगा। नेक्स्ट, fn x इज़ द
फंक्शन सिग्नेचर। बात बिल्कुल गलत है, क्यों? क्योंकि ये पूरा फंक्शन का सिग्नेचर है, ना कि सिर्फ फंक्शन का नाम, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट, x इज़ द एक्चुअल आर्गूमेंट। ये बात बिल्कुल सही है कि जो x है ये एक्चुअल आर्गूमेंट है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है, आपको आंख बंद करके कमेंट बॉक्स में अपना नाम टाइप करना है। देखते हैं कि आपकी टाइपिंग कितनी अच्छी है। नेक्स्ट 6, निम्न में से कौन सा मैथ मॉड्यूल में डिफाइन किए गए पाई मान को प्रिंट करेगा? जैसा कि आपको पता है जो मैथ मॉड्यूल है इसमें आपको मिल जाता है SQRT, इसी में आपको मिल जाता है पाई। अगर आप पाई की वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो, तो कौन सा स्टेटमेंट लिखोगे? चूँकि जो पी आई डेटा मेंबर है ये मिलता है मैथ मॉड्यूल में, तो आप इसकी वैल्यू को डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते हो। नंबर 2, सबसे पहले आपको मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा, उसके बाद ही आप लिखेंगे math.py। चूँकि यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया गया तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट py, देन यहाँ पर प्रिंट किया गया है py को। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैथ मॉड्यूल से स्पेसिफिक ओनली सिंगल डेटा मेंबर को एक्सट्रैक्ट किया गया है, इंपोर्ट किया गया है, तो इस केस में आपको यहाँ पर सिर्फ लिखना पड़ेगा py। यहाँ पर math.py लिखने की नीड नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 7th, आर द आर्ग्यूमेंट्स पास्ड टू अ फंक्शन इन करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर। तो जो रिक्वायर्ड आर्गूमेंट होते हैं उन्हें आपको उसी क्रम में पास करना होता है जिस क्रम में पैरामीटर को इनिशियलाइज किया गया है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए रिक्वायर्ड आर्गूमेंट। जबकि आपको पता है कि जो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट होते हैं इसमें क्या होता है कि आप पैरामीटर में क्या कर देते हो, वैल्यू को डिफ़ॉल्ट रूप से असाइन कर देते हो। दिस इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, निम्न कोड का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे एक फंक्शन है, नाम क्या है उसका, फाइंड, और यहाँ पर 2 पैरामीटर हैं, एक तो सिंपल पैरामीटर है और एक आपका कीवर्ड पैरामीटर है, कीवर्ड आर्गुमेंट है। तो यहाँ पे प्रिंट करना है कि जो बी होगा ना, जो बी में वैल्यूज़ आएंगी उसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, टपल या फिर डिक्शनरी। और यहाँ से फंक्शन को कॉल कर दिया गया, पहले पास की गई एक स्ट्रिंग, तो जो ये स्ट्रिंग है ना ये रिफ़र करेगी ए को, और जो ये कंटेंट है ये जाएगा बी में। चूँकि जब आपने फंक्शन को कॉल करते समय आर्गुमेंट पास किए तो यहाँ पर आपको फिक्स नहीं था कि डिक्शनरी के कितने आइटम्स को पास करना है, तो आपने यहाँ पर लगा दिया कीवर्ड आर्गुमेंट कि भाई जितने भी आएंगे वो सब इसी में आ जाएंगे। और जब भी आप की और वैल्यू की फॉर्म में पैरामीटर को पास करते हो, आर्गुमेंट पास करते हो, तो वो हो जाता है डिक्शनरी। क्या हो जाता है? डिक्शनरी। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी, डिक्शनरी इज़ द राइट आंसर। आपको बताना है कि हम किस प्रकार से एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। 9th, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ sys.argv। जब आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो वहाँ पर आप लोगों को क्या पास करने होते हैं, आर्गुमेंट पास करने होते हैं, और हम क्या करते हैं, सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। तो मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम क्रिएट किया जो क्या कर रहा था, 3 नंबर का एवरेज निकाल रहा था, फॉर एग्जांपल n1, n2 और n3। तो जब आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इन वैल्यूज़ को पास करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी पास होंगी, 3। लेकिन साथ ही साथ जो आपने प्रोग्राम का नाम रखा है, फाइल का नाम रखा है, उस फाइल का नाम भी पास करना होगा। इट मीन्स यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट पास करना होगा। तो मान लीजिए आपने n आर्गुमेंट पास करने थे, तो इस केस में क्या होगा, एक फ़ाइल का नाम भी रहेगा। इट मीन्स हो जाएगा n+1, यानी कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स +1। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10th, फंक्शन ब्लॉक बिगिन विद द कीवर्ड। तो जो फंक्शन ब्लॉक होते हैं वो डिफ कीवर्ड की सहायता से शुरू होते हैं, डिफ कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11th, निम्न प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर लैम्डा फंक्शन है और लैम्डा फंक्शन से आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जो लैम्डा है ये एक लाइन वाला या बोल सकते हो बिना नाम वाला फंक्शन है। नंबर 2, लैम्डा एक स्टेटमेंट है। नंबर 3, लैम्डा के साथ में हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। इन तीनों पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। तो
तो यहाँ पे फंक्शन है जिसका नाम क्या है, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते समय 6 को पास किया गया, तो जो 6 है ये आएगा x में। देन जो फंक्शन की डेफिनीशन है उसमें लिखा गया है x मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो x में क्या है 6 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा सर, यहाँ से आ जाएगा 36। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर हल्का सा चेंज कर दूँ, मैंने कहा कि भाई यहाँ पे मैंने कर दिया रिटर्न करिए x इंटू एक्स, तो बताइए आंसर क्या आएगा। अगर आपने बोला है कि सर यहाँ पे 6 पास किया गया है, 6 यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है x इंटू एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 36। जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया है यहाँ पे आ जाएगा 36, तो यहाँ से 36 प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने 36 टिक किया है तो आपने बिल्कुल गलत आंसर टिक किया है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपसे चिल्लाकर बोला है कि लैम्डा के साथ में रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है। इट मीन्स आपको मिल जाएगी क्या, एरर। ठीक है, तो इसको मैं पहले जैसा कर देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे बुरा मान जाएगा। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी 36। 12 व्हाट इज़ कॉल्ड व्हेन अ फंक्शन इज़ डिफाइंड इनसाइड अ क्लास। अगर आपने कोई फंक्शन किसी क्लास के अंदर डिफाइन किया है तो इसको हम क्या बोलते हैं। तो आइए इसको करते हैं प्रैक्टिकल। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बनाई क्लास का नाम है मान लीजिए माई क्लास, और इस क्लास के अंदर हमने क्या किया, एक बनाया फंक्शन, नाम रखा गब्बर सिंह। गब्बर सिंह क्या है, गब्बर सिंह फंक्शन का नाम है, और इस फंक्शन को हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। चूँकि अब इस फंक्शन को क्लास के अंदर रैप किया गया है तो इसको आप गब्बर सिंह को फंक्शन ना बोलकर क्या बोलोगे, इसको बोलोगे मेथड। बट अगर मैं इसको क्लास से बाहर ले आऊँ तो इसको आप बोलोगे फंक्शन। इट मीन्स जब किसी फंक्शन को क्लास के अंदर रैप कर दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड मेथड। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 व्हाट इज़ द वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन रिफर्ड टू एज। अगर आपने कोई वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है तो उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। अगर कोई वेरिएबल किसी फंक्शन से बाहर डिफाइन किया गया है, लाइक हमने लिखा y इज़ इक्वल टू 15, तो इस केस में क्या होगा, जो y है ना, y ये कहलाएगा ग्लोबल वेरिएबल। और जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं इनको आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जो x है ना, चूँकि इसे फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है तो ये कहलाएगा लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल को आप सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हो जहाँ पे उसको डिफाइन किया गया है। तो आपको आंसर मिल गया होगा। इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी लोकल वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। 14 निम्न पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं है, चूँकि आपके एग्ज़ाम पास में है, तो ऐसे में जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट होने के लिए 7607418817 इस नंबर पे आप मुझे कमेंट कर दीजिए, लिख दीजिए कनेक्ट व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, आपको कमेंट नहीं करना है बल्कि मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे टाइप करना है मैसेज कनेक्ट, तो मैं व्हाट्सएप पे आपको कनेक्ट कर लूँगा। तो जो लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपसे मिस नहीं होगी। आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। यहाँ पे लिखा हुआ है i इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छी बात है। और ये है फंक्शन की डेफिनीसन। देन यहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया, चेंज नाम के फंक्शन को, और यहाँ से पास किया गया 1। ठीक है, तो जो 1 है ना ये आएगा i में, और यहाँ पर लिखा हुआ है i प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो जो ये i है ना यहाँ से क्या हो जाएगा, रिटर्न करेगा 2। तो जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था यहीं पे आ जाएगा 2। चूँकि आपने इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए कोई भी वेरिएबल असाइन नहीं किया है तो जो वैल्यू है ये बेकार चली जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसका कोई यूज़ नहीं है। देन यहाँ पर प्रिंट करना है i की वैल्यू को। चूँकि जो i में वैल्यू है ये इंटीजर टाइप की है, इट मीन्स जब यहाँ पर अंदर काम चलेगा, यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, तो जो प्रोसेसिंग का इफ़ेक्ट है यहाँ पर नहीं आएगा। तो इस केस में जो i की वैल्यू 0 थी वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 0 इज़ द राइट आंसर। 15
फंक्शन को कहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं? तो फंक्शन को आप किसी भी मॉड्यूल के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हो, और जो मॉड्यूल्स होते हैं इनका फाइल एक्सटेंशन .py होता है। इट मीन्स जो आप फाइल क्रिएट करते हो उसमें सोर्स कोड होता है, उस सोर्स कोड को आप .py एक्सटेंशन के साथ में सेव करते हो, दैट इज़ कॉल्ड मॉड्यूल। फंक्शन को आप क्लास के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हो, किसी फंक्शन के अंदर भी डिफ़ाइन कर सकते हो। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 16 पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? एक प्यारा सा फंक्शन है जिसका नाम क्या है? फू। क्या नाम है? फू। आहा, फू। और ये 2 पैरामीटर वाला है, एफ नेम और वैल। देन यहाँ पर लिखा हुआ है एफ नेम, यहाँ पे लिखा हुआ है वैल। सबसे पहले फंक्शन को कॉल किया गया, कॉल करते समय 2 वैल्यू पास की गई, एक मैक्स और एक 1 2 3। तो जो मैक्स है ना, जो मैक्स है ये क्या करेगी? जो मैक्स है ये आ जाएगा एफ नेम में, और जो ये लिस्ट है ये आ जाएगी वैल में। इतना तो आपको पता है। देन यहाँ पर लिखा हुआ है एफ नेम, एफ नेम में कौन बैठा हुआ है? मैक्स। देन लगा हुआ है ब्रैकेट, वैल्यू, वैल्यू में कौन है? 1 2 3। अब बताइए ये क्या बन गया? ये बन गया फंक्शन। और घर के बाहर कौन बैठा है? घर के बाहर है मैक्स जी। मैक्स का कहना है कि घर के अंदर जो बड़ा है उसको मैं ज़्यादा पैसे दूंगा, तो सबसे बड़ा कौन है? 3। इट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 3, और यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा? यहाँ से प्रिंट हो जाएगा 3। तो ना, हाँ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एरर तो इसमें नहीं है। अब ये भी नहीं आएगा, इन दोनों में कोई आ सकता है। ठीक है, चलिए अगली कहानी क्या है? फंक्शन को कॉल किया गया और इस बार पास किया गया मिन और 1 2 3। तो जो मिन है ना ये आ जाएगा एफ नेम में, और जो ये एरे है, लिस्ट है, ये आ जाएगी वैल में। तो फिर से यहाँ पर वही कहानी, तो यहाँ पे आ जाएगा मिन, ब्रैकेट के अंदर 1 2 3, और इसके बाद चूँकि घर के बाहर कौन बैठा है? मिनिमम। तो वो कहता है घर के अंदर जो सबसे छोटा है वही मैं आपको दूंगा, उसको मैं पैसे ज़्यादा दूंगा। तो यहाँ पे छोटा सबसे कौन है? तो आंसर आएगा 1। तो यहाँ से आपका प्रिंट हो जाएगा 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3, 1। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 सिस ARGV इंडेक्स ऑफ 0 में क्या संग्रहित होता है? तो मान लीजिए हमने कोई प्रोग्राम क्रिएट किया था और इसमें मुझे 2 वैल्यू पास करनी थी, एक n1 के लिए और एक n2 के लिए। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोला और मैं यहाँ पे आया, लिखा हमने सबसे पहले, फॉर एग्जांपल जो ये फाइल थी जिसमें हमने प्रोग्राम को लिखा था, इस फाइल का नाम था मान लीजिए demo.py। तो हमें यहाँ पर पास करना पड़ेगा जो इसके पहले कमांड्स होती है वो, इसके बाद में डेमो, देन इसके बाद में n1 के लिए वैल्यू मान लीजिए 10 है और n2 के लिए 20। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो यहाँ पर इंडेक्स क्या होगा? तो आप बोलोगे इसका इंडेक्स हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2। इट मीन्स जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो जो पहला मेंबर होता है, पहला एलिमेंट होता है जिसका इंडेक्स 0 होता है, वो फाइल का नाम होता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी, फाइल का नाम यानी कि प्रोग्राम का नाम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 डज लैम्डा फंक्शन कंटेन्स रिटर्न स्टेटमेंट? तो मैंने आपसे भी कहा था कि जो लैम्डा होता है ये रिटर्न को यूज़ नहीं करता है, रिटर्न का और लैम्डा से बराबरी का टक्कर है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स हो जाएगा। 19 निम्न कोड का आउटपुट क्या होगा? बताइए जी, निम्न कोड का आउटपुट क्या होगा? सर यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया और 2 पास किया गया, जो 2 है ये आ जाएगा x में, और फिर से यहाँ से x की वैल्यू दैट इज़ 2 को रिटर्न किया गया है, तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 2 बिल्कुल सही है। ये आपका कहना है, लेकिन मेरा कहना है कि भाई आपने कर दी है गलती। गलती क्यों की है? क्योंकि लैम्डा के साथ में रिटर्न का यूज़ नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर यूज़ किया गया है। इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगी सिंटैक्स एरर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 20 एक लिस्ट है, बट उसके पहले यहाँ पर इन्यूमरेट फंक्शन को कॉल किया गया और यहाँ पर एक लिस्ट पास की गई है। बताइए इसके बाद में आंसर क्या आने वाला है? तो जो इन्यूमरेट होता है ना, जो भी आपने टेटर पास किया है उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे सर 2 है और 3 है।
अब चूंकि घर के बाहर कौन है, तो आप बोलोगे इन्यूमरेटर। इसका काम क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स हैं उसके स्टार्टिंग में 0 से नंबर को ऐड कर देना। तो यहाँ पे इसके पहले आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1। अगर यहाँ पर और एलिमेंट होते तो यहाँ पर 2 आता, फिर यहाँ पर 3 आता, यानी कि एक बनेगा सेट 0 2 का, एक बनेगा 1 और 3 का। तो ऑप्शन सी की शक्ल इन दोनों से मैच कर रही है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21, मैथ डॉट POW 3,2 इसका आंसर क्या आएगा? तो जो पावर मेथड है ये जो कुछ भी आपको देगा, क्या देगा? तो ये देगा पावर। इसका मतलब क्या है? जो 3 है दिस इज़ कॉल्ड बेस, 2 इज़ द पावर, इट मीन्स 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 9। बट पाइथन में जो पावर फंक्शन है ये आंसर देता है फ्लोट में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लाइए मैं दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल, ताकि आपके मन में शंका ना रहे। तो प्रिंट करिए आप मैथ डॉट पाव, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया 3,2। अब चूँकि हम लोगों ने मैथ मॉड्यूल के फंक्शन का यूज़ किया है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ चुका है 9.0। इसी प्रकार से एक होता है SQRT फंक्शन, ये भी आपको आंसर देता है फ्लोट में। मैंने पास किया 25, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 5.0। ठीक है, चलिए इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए 22। निम्न पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर एक प्रिंट मेथड है और यहाँ पर फॉर्मेट मेथड के थ्रू कंटेंट को प्रिंट कराया गया है। सबसे पहले हेलो, चूँकि ये स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है, डुअल कोट के अंदर है, तो इसकी सेम टू सेम फ़ोटो कॉपी कर दी जाएगी। देन यहाँ पर लगा हुआ है प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में कहा गया है कि जो 0 इंडेक्स पे है उसको प्रिंट कर दीजिए। एक काम करता हूँ मैं, आई थिंक मुझे इसमें कुछ बू आ रही है, पहले उसको मैं चेक करता हूँ, उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो Ctrl+A Ctrl+V और यहाँ पे रन करिए। तो यहाँ पे आ चुका है हेलो फू एंड बिन। ठीक है, चलिए। बट यहाँ पर आई थिंक मेरे हिसाब से, एक मिनट, ओके ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 0 का फर्स्ट इंडेक्स। ठीक, ओके। तो यहाँ से आपका हो गया, रन पे क्लिक किया तो आपके सामने आ जाएगा हेलो फू एंड बिन। अब ये काम कैसे करेगा? तो मैंने कहा कि सबसे पहले आपको प्रिंट करना है हेलो, तो ये हेलो सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, डुअल कोट के अंदर लिखा गया है। देन यहाँ पे लगा हुआ है प्लेस होल्डर, इट मीन्स कि आप यहाँ पर कुछ वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हो। तो हमने यहाँ पर पास किया है फू, और जो फू है इसका इंडेक्स क्या है? 0, इसका इंडेक्स क्या है? 1। तो 0 पे कौन आएगा? 0 पे आ जाएगा फू, तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा फू। देन एंड की फ़ोटो कॉपी कर दी जाएगी। देन यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है? बिन, तो यहाँ से आ जाएगा बिन। तो हेलो फू एंड बिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा? तो राउंड मेथड है 4.576, आपको पता है ये होता है सील और नीचे होती है फ्लोर यानी कि फर्श। ये क्या है? ये है फर्श और ये है छत यानी कि सीलिंग फैन। अगर कोई यहाँ पर है तो अगर आप उसको सील कर रहे हो तो इस केस में क्या होगा? जस्ट उसके बाद में जो इंटीजर होगा वो आंसर हो जाएगा। अगर आप फ्लोर कर रहे हो तो उसके जस्ट पहले जो इंटीजर होगा वो आंसर हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर कौन है? 4.576। इसको राउंड करने पे क्या होगा? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 24 को निर्देश के एक नॉमित समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी विशिष्ट कार्य को लागू करने के पर पूरा करता है। तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन, या बोल सकते हो बंच ऑफ स्टेटमेंट, या बोल सकते हो ब्लॉक ऑफ कोड। इन तीनों का मतलब क्या होता है? फंक्शन। तो इसमें आ जाएगा फंक्शन जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जिम्मेदार होता है
और जब आप इसको कॉल करोगे इन्वॉक करोगे तभी इसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 25th, फंक्शन डिफाइंड टू अचीव सम टास्क एज पर द प्रोग्रामर्स रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड। ऐसा फंक्शन जो प्रोग्रामर ने अपनी रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए क्रिएट किया है, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जबकि बिल्ट इन फंक्शन, या बोल सकते हो प्री डिफाइंड फंक्शन, या बोल सकते हो लाइब्रेरी फंक्शन, इस प्रकार के फंक्शन पहले से बने बनाए होते हैं, सिर्फ आपको यूज़ करना होता है, कॉल करना होता है। 26 यहाँ पे लिखा हुआ है डेफ, इसके बाद में कैल नाम का फंक्शन और यहाँ पर n1 है। व्हाट इज़ n1? n1 क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग फंक्शन को कॉल करते हो और फंक्शन को डिफाइन करते हो और जो पैरामीटर होता है, जो वेरिएबल होता है, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। और जब फंक्शन को हम कॉल करेंगे, वैल्यू पास करेंगे, इसको हम बोलेंगे आर्गुमेंट। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए पैरामीटर। 27 आ फंक्शन में रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज़ यूजिंग। अगर कोई फंक्शन मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करता है तो वो टपल की फॉर्म में होता है, और जो टपल होता है दिस इज़ इम्यूटेबल, और इसके जो आइटम्स होते हैं उसे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। जो लिस्ट होता है ये म्यूटेबल होता है और इसके आइटम को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। जबकि जो स्ट्रिंग होती है इसे हम लोग सिंगल कोट के अंदर या फिर डुअल कोट के अंदर या फिर ट्रिपल कोट के अंदर रखते हैं, और स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होती है। जबकि जो डिक्शनरी है ये होती है म्यूटेबल, और डिक्शनरी के आइटम को हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी टपल। द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर अ वेरिएबल इज एक्सेसिबल इज नॉन एज द ऑफ दैट वेरिएबल। तो अगर कोई वेरिएबल है, उस वेरिएबल को आप प्रोग्राम में कहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, कहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते हो, वो कहलाता है उस वेरिएबल का स्कोप। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए, स्कोप इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहना चाहूँ, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर फंक्शन है, कुछ भी इसका नाम ले लीजिए। यहाँ पर वेरिएबल है x इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर y इज इक्वल टू 5 है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ जो y नाम का वेरिएबल है ना, इसका स्कोप पूरे प्रोग्राम में है। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है। जबकि जो x है इसका स्कोप सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर है, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, इसको फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हो, रैंड इंट फंक्शन का उपयोग करने के लिए कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा? तो किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब चूंकि हम लोगों ने यहाँ पर रैंडम इंटीजर फंक्शन को कॉल किया है, तो मुझे यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। रैंडम राइट आंसर हो जाएगा। 30 निम्न में से कौन सा नंबर कोड द्वारा कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, जनरेट नहीं हो सकता है? तो जो रैंड रेंज मेथड होता है, इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है और स्टॉप वैल्यू होती है, ये आपको देगा स्टार्टिंग वैल्यू से लेकर स्टॉप वैल्यू -1 तक। इट मीन्स अगर आपने पास किया है 5, 10 तो ये आपको 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई भी वैल्यू दे सकता है, बट जो स्टॉप वैल्यू है वो कभी भी नहीं आएगी। तो इसमें आ जाएगा 100। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने आपके साथ में 30 MCQs डिस्कस किए हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। अ मॉड्यूल इज सेव विद एक्सटेंशन। मॉड्यूल को किस एक्सटेंशन के साथ में सेव किया जाता है? आपको ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।